हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस बार एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे थे, लेकिन साथी आज से जिस तरह से एसएससी द्वारा नए पैटर्न पे वो भी साथी 10th लेवल के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल साथी उसी के नए पैटर्न पे दमदार सवालों को हम लोग शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास से। तो साथी आपने देखा होगा, यदि आपने एनालिसिस किया होगा, जो हाल के एग्ज़ाम एसएससी की जैसे स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, तो उसमें साथी 10th लेवल का भी एग्ज़ाम हुआ था और 12th लेवल का एग्ज़ाम हुआ था और ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन साथी जो एडिक्यूटिव पैटर्न इस बार एग्ज़ाम करा रही है एसएससी की, तो जिस लेवल का एग्ज़ाम है उसी लेवल का सवाल पूछ रही है। तो भाई देखिए, सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 13 का एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ था, उसमें अब पहले शिफ्ट के दिन यानी पहला जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो 10th लेवल का एग्ज़ाम हुआ था और 10th लेवल के एग्ज़ाम के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो एमटीएस हवलदार किस लेवल का एग्ज़ाम है? तो साथी 10th लेवल का एग्ज़ाम है। तो मान के चलिए साथी, इस बार जो आपका पेपर होने वाला है बहुत ही दमदार होने वाला है। बस इस बार एग्ज़ाम कैसे आपसे क्वालिफाई होगा, आप किस लेवल का सवाल पढ़ के गए हैं और आप कितना तैयारी करके गए हैं, ये आप पे डिपेंड करने वाला है इस बार एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम। ओके साथी, तो आज से जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे दोपहर में 12:30 पे, वो साथी न्यू पैटर्न पे करने वाले हैं। तो आज के इस पहले क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथी आज के पहले ही क्लास से आपको लगभग मान के चलिए इन 50 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन 2025 के हर एक शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है। तो ये क्लास के सारे क्वेश्चन आप तैयार करिए और जो अपनी तैयारी है वो उच्च लेवल पे जाइए, प्लस स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और यहाँ से लगभग आप 20 से 30% अपना जो सीट है वो पक्की करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है साथी, एक हफ्ते तक आपको हम ये क्लास देने वाले हैं, तब से आप देखोगे कि आपका एग्ज़ाम डेट हो सकता है कि आपको मिल जाए। ठीक है, तो पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टारगेट भी आपको हम देंगे 35 क्वेश्चन ठीक करने का। परीक्षा से पहले साथी परीक्षा प्रश्न आपको तैयार करना है। चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथी एक क्लास तो सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:30 पे जो कि ये क्लास आएगी, और एक शाम 6:30 पर नया मॉडल पेपर आएगी। ठीक है, तो साथी आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। चलिए साथी आज का पहला प्रश्न हल करते हैं 10th लेवल के। तिलैया बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, तिलैया बांध किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, तिलैया बांध झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। राज्यसभा की संरचना भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे में आती है? बताइए साथी, राज्यसभा की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे में आती है? तो याद रखिए साथी, अनुच्छेद 80 के दायरे में आती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? बताइए साथी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो साथी याद रखिएगा 1904 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? बताइए साथी, एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो साथी याद रखिएगा 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं भाई एसिटिक अम्ल के एक अणु में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। दक्षिणी गोलार्ध में 1 सितंबर मौसमी संबंधी ये किन ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है? बताइए साथी, दक्षिणी गोलार्ध में 1 सितंबर मौसमी संबंधी किस ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है? तो भाई याद रखिए बसंत ऋतु का शुरुआत का प्रतीक हो जाता है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? बताइए, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन किसने दिया था? तो साथ ही याद रखिए श्री
नारायण गुरु ने दिया था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 7 को, कलिंग वर्तमान में किस तटवर्ती राज्य में स्थित है? बताइए साथी, कलिंग वर्तमान में किस राज्य के तटवर्ती में स्थित है? तो साथी याद रखिए उड़ीसा में स्थित है कलिंग, जो कि वर्तमान में तटवर्ती में है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को, हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? बताइए साथी, हम लोग भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? किस तारीख को मनाते हैं? किस डेट को मनाते हैं? बताइए। तो याद रखिए साथी 16 नवंबर को। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्न में से किस नदी का उद्गम सिहावा पर्वत से हुआ है? बताइए साथी, किस नदी का उद्गम सिहावा पर्वत से हुआ है? तो याद रखिए साथी महानदी का। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? बताइए साथी, विश्व स्तरीय पे आपको बताना है प्रत्येक वर्ष किस डेट को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, यानी किस तिथि को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? बताइए साथी। तो याद रखिए 21 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? बताइए साथी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? तो साथी याद रखिए 321 धाराएं हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये किस अनुसूची में दिया गया है? बताइए साथी, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में दिया गया है? तो साथी याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है? बताइए साथी, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा मानस है। चलिए भाई, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, यानी मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जरा इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करके बताइए तो आप लोग फटाफट बताइए साथी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? बताइए साथी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथी याद रखिए 1851 में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 15 को, तोमर राजपूतों को 12वीं शताब्दी में किस जगह के चौहानों द्वारा पराजित किया गया था? यानी साथी किस शहर के चौहानों द्वारा पराजित किया गया था तोमर राजपूतों को 12वीं शताब्दी में? तो याद रखिए साथी अजमेर के चौहानों द्वारा पराजित किया गया था तोमर राजपूतों को 12वीं शताब्दी में। यानी इस सवाल का अजमेर बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे या थी? बताइए, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट हुई तो इस टाइम केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? तो साथ ही याद रखिए अरुण जेटली थे। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ माने जाते हैं, जिनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? बताइए साथी, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ माने जाते हैं, लेकिन साथी उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? बताइए। तो भाई याद रखिए अयोध्या में हुआ था भाई, श्री राम जन्मभूमि में। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हुआ था भाई ऋषभनाथ जी का जन्म। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्न में से किस राज्य में अरुलमिगु कपालीश्वरर मंदिर स्थित है? बताइए साथी, किस राज्य में अरुलमिगु कपालीश्वरर मंदिर स्थित है? बताइए। तो सर ये तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है अरुलमिगु कपालीश्वरर मंदिर। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
तो साथी लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। और आप चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया तो भाई नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। देखिए, भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए साथी, भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन अधिनियम था वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथी याद रखिए 1951 में। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और साथी आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार का मेन 2 ही सब्जेक्ट है। पहला मेन सब्जेक्ट आपका साथी जीएस है भाई। यदि आप जीएस में 25 में से मान के चलिए 20 प्लस कर ले गए तो आप आराम से एक सीट पक्का कर सकते हैं। इंग्लिश तो साथी आपका फिक्स टॉपिक है कि आपको यही इनकरेक्टली, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, होमोनिम्स, यही सब सवाल आएंगे। ईडियम और कुछ बदलने वाला नहीं है भाई, वो तो दिमाग से राइट आंसर दे सकते हैं आप लोग। मान के चलिए जो इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आएगा ना तो 15 क्वेश्चन तो भाई ऐसे आते हैं सवाल जो कि आप मुँह जवानी बताएंगे। पेपर की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो जीएस पे जितना फोकस करिए आपके लिए उतना ही फायदा होने वाला है भाई। देखिए, रूमटेक मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से किस गांव का संबंध विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन से है? बताइए साथी, आप जानते हैं कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया गया है, लेकिन साथी किस गांव से संबंध है? तो साथी याद रखिए पोचमपल्ली से है। किससे साथी? पोचमपल्ली गांव से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से पोचमपल्ली बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। मद्रास चेन्नई में भारतीय महिला संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए साथी, मद्रास चेन्नई में भारतीय महिला संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथी याद रखिए 1917 में हुई थी भारतीय महिला संघ की स्थापना मद्रास चेन्नई में। डी ऑप्शन 1917 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए, डैश वर्षा वन की प्राथमिक परत है जो शेष 2 परतों के ऊपर छत का निर्माण करती है। यानी साथी ये किस परत वर्षा वन की प्राथमिक परत है जो कि 2 शेष परतों के ऊपर ही छत का निर्माण करती है? तो साथी याद रखिए बितान परत है। कौन है साथी? बितान परत है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल पट्टदकल ये किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल पट्टदकल ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथ याद रखिए मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 25 को। डमहल निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? बताइए, डमहल ये किस केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो सर जी जम्मू और कश्मीर का है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं दू महल भी लिखा रहता है। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। लोकसभा के अध्यक्षों के पैनल में कितने सदस्य होते हैं? बताइए, लोकसभा के अध्यक्षों के पैनल में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो सर जी टोटल 10 सदस्य होते हैं लोकसभा के अध्यक्षों के पैनल में। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? बताइए साथी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, किस वर्ष की थी? तो साथी याद रखिए 1839 में की थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। यदि टेबल टेनिस खेल ड्यूस तक नहीं जाता है तो विजेता द्वारा अर्जित किए जाने वाले अधिकतम अंक कितने होते हैं? बताइए साथी, यदि टेबल टेनिस खेल ड्यूस तक नहीं जाता है तो विजेता द्वारा जो अर्जित किए जाने वाले अधिकतम यानी मैक्सिमम अंक होते हैं वो कितने होते हैं? तो साथी याद रखिए टोटल 11 अंक होते हैं भाई। बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्न में से कौन सी जायद की एक फसल है? जैसे चावल, ये तो सर जी खरीफ का मौसम का फसल है, खरीफ के समय चावल होता है। मटर साथी ठंडी यानी रबी का समय ठंडी शुरू होता आने वाला है भाई। खरबूजा यही तो सर जी जायद का फसल होता है। गेहूँ ये भी साथी रबी का समय है।
है ना साथी। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। देखिए निम्नलिखित में से क्या राजस्व प्राप्तियों में शामिल होता है। तो साथी ऐसे सवाल पूछे गए थे भाई एसएससी के जो हाल के एग्जाम फेज 13 और स्टेनोग्राफर में आए थे। ओके बताइए राजस्व प्राप्तियां में शामिल कौन है। कर राजस्व है क्या और गैर कर राजस्व ये दोनों शामिल है। बिल्कुल हाँ साथी ये दोनों शामिल हैं। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन देखिए ए और बी दोनों आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। राजस्व प्राप्तियों में कौन कौन शामिल है। एक तो कर राजस्व और गैर कर राजस्व ये दोनों शामिल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक बंध बनाता है। बताइए कौन सा धात्विक बंध बनाता है। तो साथ ही याद रखिए बिस्मथ जो कि एक धात्विक बंध बनाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर करिएगा -1 नंबर माइनस मार्किंग के साथ बताना है। यानी 150 नंबर का ये पेपर चल रहा है आपका। वो भी साथी एक क्वेश्चन गलत होगा तो डायरेक्ट 3 में से 1 नंबर आपका काटा जाएगा। इसके साथ अपना स्कोर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से निकलती है। बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से निकलती है। तो साथी लूनी नदी है। बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को हल करिए। देखिए साथी क्या दिया है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के जल मंडल का भाग है। जैसे साथी पहला जल ये तो ठीक है ये पृथ्वी के जल मंडल का भाग है। बर्फ भी है और वाष्प है। यानी साथ ये तीनों हो जाएंगे भाई जो कि ये पृथ्वी के जल मंडल का पार्ट होते हैं। जल बर्फ वाष्प वाटर आइस और इवापोरेट। यानी साथ ही पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए बी और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे है ना मेरे दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा साथी पहला नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। टीपू सुल्तान की मौत किस वर्ष हुई थी। बताइए साथी टीपू सुल्तान की मौत किस वर्ष हुई थी। तो साथी याद रखिएगा 1799 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या बोला जाता है। बताइए मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली को क्या बोला जाता है। तो साथ ही याद रखिए मिल्पा बोला जाता है। क्या मिल्पा बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रधान कार्यालय इनमें से किस राज्य में स्थित है। बताइए साथी बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रधान कार्यालय किस राज्य में स्थित है। तो साथी याद रखिए गुजरात में स्थित है बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रधान कार्यालय। ऑप्शन यहाँ से गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। अंग्रेजों के हाथों मीर कासिम की अंतिम हार किसके युद्ध में हुई थी। यानी किस युद्ध में हुई थी। बताइए साथी तो अंग्रेजों के हाथों मीर कासिम की जो अंतिम हार हुई थी वो साथी बक्सर के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 38 को। हेमकुंड साहिब निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। बताइए हेमकुंड साहिब किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। तो साथ ही याद रखिए उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 39 को। मोजेक विषाणु जनित रोग है जो कि ये किसको प्रभावित करता है। बताइए मोजेक विषाणु जनित रोग है तो ये किसको प्रभावित करता है। तो साथ ही याद रखिएगा पादपों को यह प्रभावित करता है इफेक्ट करता है पादपों को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से नहीं था। भाई इनमें से मौर्य वंश से कौन नहीं था। खारवेल क्या था। बिल्कुल ये तो नहीं था भाई। खारवेल जो तो साथी मौर्य वंश से नहीं था। यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता अधिकारों से संबंधित है। बताइए साथी भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता अधिकारों से संबंधित है।
तो साथ ही याद रखिएगा ये भाग सेकंड के अंतर्गत यानी भाग दूसरे के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता अधिकारों से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी। तो क्वेश्चन नंबर 42 को, आवेग को किसमें परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए, आवेग को किसमें परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो साथ ही याद रखिए रेखीय संवेग में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है आवेग को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, तमिलनाडु के किस त्यौहार में सांडों को वश में करने वाला खेल खेला जाता है? बताइए, तमिलनाडु के किस त्यौहार में सांडों को वश में करने वाला खेल खेला जाता है? तो सर जी पोंगल में। पोंगल तमिलनाडु का है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44 को, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया स्मारक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में कैलाश मंदिर स्थित है? एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया तो भाई स्मारक कैलाश मंदिर तो किस राज्य में स्थित है? तो सर जी महाराष्ट्र में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बताइए साथी, खरीफ की फसल कौन नहीं इनमें से? तो सर जी गेहूं, ये तो रबी की फसल है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 को, भारत में शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट निम्न में से कौन था? बताइए साथी, भारत में शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो सर ये औरंगजेब था। यानी पहला का ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47 को हल करिए। विवर्तनिक परिवर्तन यानी टेक्टोनिक शिफ्ट से पहले हिमालय के स्थान पर निम्न में से कौन सा सागर था? बताइए साथी, टेक्टोनिक शिफ्ट से पहले हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था? बताइए। तो भाई याद रखिए टेथिज सागर था। कौन था भाई? टेथिज सागर था। यानी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48 को, कन्हेरी गुफाएं निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए, कन्हेरी गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? तो सर ये तो मुंबई शहर में स्थित है कन्हेरी गुफाएं। बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49 को, मीठे पानी की झील दीपोर झील कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है दीपोर झील, जो कि मीठे पानी की झील है भाई दीपोर झील? तो भाई याद रखिए असम राज्य में स्थित है दीपोर झील। बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का आप हल करेंगे भाई 50 नंबर। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है? चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप सर्च करके कैसे भी करके हमें साथी अपना टिप्पणी करके बताएंगे, यानी कमेंट करके बताएंगे। बताइए साथी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है? चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 156 में या 134 में, 112 में या साथी 234 में? कमेंट करके बताइए। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का कितना स्कोर रहा? उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को तैयार किया होगा। किसी प्रकार का आप सभी को दिक्कत नहीं आई होगी। बताइए साथी, सारे क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर साथी अच्छे से तैयार किए होंगे और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग उच्च लेवल पर ले गए होंगे। ठीक है, तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी शाम में 6:30 पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। हम आपके लिए साथी डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं MTS हवलदार के लिए नए पैटर्न पे। तो इसलिए मेरे भाई आप जरूर से जरूर डेली क्लास को ज्वाइन करिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे करिए। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं शाम को 6:30 पर एक नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।